अगर आप माल का स्टोरेज कर सकते हैं, माल अगर अच्छा है आप उसका स्टोरेज कर सकते हैं, उसका प्राइस ऊंचा है लेकिन आपको बल्क डिस्काउंट मिल सकता है, मतलब क्वांटिटी डिस्काउंट मिल सकता है। और आपके पास पर्याप्त रूप से अगर भंडारण की व्यवस्था है, भंडारण व्यवस्था मतलब गोडाउन्स है, तो आप इकट्ठा माल भी खरीद सकते हो। आप खरीद सकते हो जैसे 1 महीने की जगह 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का। तो आपके लिए जो परचेज क्वांटिटी है रॉ मटेरियल की वो कितनी होनी चाहिए, आप कितनी मात्रा में एक बार में माल खरीदेंगे कि आपको कोई नुकसान ना हो, आप पर्याप्त रूप से डिस्काउंट का भी फ़ायदा उठा सकें, आपके पास पर्याप्त रूप से गोडाउन्स होने चाहिए और प्राइसिंग का भी आपको फ़ायदा हो। इसको सबको ध्यान में रखते हुए आप जितना माल क्रय करने की सोचते हैं, इन सब एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर उस मात्रा को कहा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि आर्थिक आदेश मात्रा। इसे अनुकूलतम आदेश मात्रा यानी कि ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी कहा जाता है। इसको निकालने के मेरे पास 3 तरीके होते हैं। एक तो मेरे पास होता है ग्राफिकल मेथड, जिसमें आप ग्राफ बनाकर और इस ईओ की गणना कर सकते हैं। एक इसमें होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में भी आप क्वांटिटी सेट करें कि मान लीजिए हम 10,000 खरीदेंगे तो क्या होगा, 12,000 खरीदेंगे तो क्या होगा, 14,000 का खरीदेंगे तो क्या होगा। ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है ये आपके बीकॉम सेकेंड ईयर में कोई यूज़फुल नहीं होता है। यहाँ जो मेन जो मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड, और फॉर्मूला मेथड ही बीकॉम सेकेंड ईयर में 100% आता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला मेथड का ही आता है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2AO/C। यहाँ पर ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, कि एक साल में आपको कितना कच्चा माल चाहिए। आपकी जो भी कंपनी है जो माल का प्रोडक्शन करेगी उसे एक साल में कितना कच्चा माल चाहिए, उसे बोलते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल यूजेज, एनुअल कंजम्पशन, मतलब एक साल में काम में ली जाने वाली उपभोग्य सामग्री। उसके बाद में आता है ओ। ओ का मतलब होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी ये हमेशा पर ऑर्डर होती है। पर ऑर्डर आपने कहा कि हम 1 महीने का अनुमान लगाएंगे, मतलब आप 1 महीने का अनुमान लगाएंगे और सितंबर में आपको कितना माल खरीदना है उसका आपने अनुमान लगाया। मान लीजिए अभी मैंने कहा कि 10,000 इकाइयाँ खरीदनी है आपको सितंबर में। सितंबर में जब आप 10,000 इकाइयाँ खरीदोगे तो 10,000 इकाइयों का सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, उससे एक सैंपल भेजेंगे, नमूना। उसके बाद यहाँ से आपका एक अटेंडेंट जाएगा, वो माल परचेज़ करेगा, उसको चेक करेगा, ट्रक में लोड करवाएगा, ट्रक का इंश्योरेंस होएगा, रास्ते में आपके टोल का टैक्स लगेगा या कोई चुंगीना का टैक्स लगेगा। जब माल आपके गोदाम के सामने खड़ा हो जाएगा तो उसे उतार के गोदाम में रखने तक का खर्चा, ये सारे ऑर्डरिंग कॉस्ट होते हैं। माल की पहली जो शुरुआत होती है, मतलब आदेश देने से लेकर, पहले आदेश से लेकर और माल को खरीद कर लाने का खर्चा और गोदाम में रखने तक का जो खर्चा होगा वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा। माल की जो परचेज़ प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य आपके परचेज़ कॉस्ट होती है, वो अलग होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में परचेज़ कॉस्ट के अलावा जो भी माल खरीद कर लाने का खर्चा है और गोदाम में रखने तक का खर्चा है वो आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। इसलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट जब भी निकलती है ये हमेशा पर ऑर्डर निकलती है। उसके बाद में अगला आता है मेरे पास में सी, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। कैरिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पर ईयर होती है। एक इकाई को अगर आप गोदाम में रखते हैं, अगर एक इकाई को आप गोदाम में रखते हैं और एक इकाई मतलब 1 किलो, 1 लीटर, 1 मीटर, 1 केजी या 1 क्विंटल या 1 टन, जो भी आप समझ सकें, तो एक यूनिट को, जो कि हमारी बात हो चुकी प्रीवियस क्लास में यूनिट क्या होती है, अगर एक यूनिट को अगर हम 1 साल तक अगर हम उसकी केयर करें तो उसके जो केयर के जो खर्चे होंगे, उसके जो रखने के खर्चे होंगे, वो कैरिंग कॉस्ट में आता है। कैरिंग कॉस्ट में माल गोदाम में रखा, उसका कोल्ड स्टोरेज का खर्चा, माल की एंट्री हुई,
स्टोर कीपर की रिकॉर्डिंग का खर्चा, स्टोर कीपर की सैलरी, अगर माल ख़राब होने वाला है तो कोल्ड स्टोरेज का खर्चा, अगर माल ख़राब होने वाला है या उसको कुछ बचाना है तो उसके जो भी प्रोटेक्शन के जो खर्चे हैं वो सारे आपके कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। माल आपने रखा, रखने तक का खर्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट, रखने के बाद में जब तक माल को आप सेल्समैन के माध्यम से अपने शोरूम में नहीं पहुंचा दें, होलसेलर को नहीं पहुंचा दें, या जब तक आप अपने माल को ग्राहक को बेच ना दें, तब तक उस पर आने वाला संपूर्ण खर्चा कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। थैंक यू।